सबसे पहले अपन परमाणु के प्रतिरूप को समझेंगे, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। थॉमसन की बात करें, रदरफोर्ड की बात करें, बोर की बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था या इसकी सीमाएं क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो सर्किलाकार पथ पर गति करता है। वो धीरे धीरे गति करता करता नाभिक में अंदर आकर गिर जाता है। इसको समझाने में रदरफोर्ड भाई साहब असमर्थ रहे कि क्यों गिरता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी, अपन नाभिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा आज अपन फिर से एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक चैप्टर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है नाभिक। आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा है और कुछ बातें हैं जहां पर न्यूमेरिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। क्लियर बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा जी, अपन नाभिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन परमाणु के प्रतिरूप को समझेंगे, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक आए थे। थॉमसन की बात करें, रदरफोर्ड की बात करें, बोर की बात करें, इन्होंने अलग अलग बातें बोली। तो इन बातों के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है थॉमसन प्रतिरूप। थॉमसन ने जो अपना मॉडल दिया था, उस परमाणु के जिस मॉडल के बारे में बोला था वो था प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर बात, ध्यान होना चाहिए कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। और क्या बोला था कि किसी परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश संपूर्ण परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। बोला है किसी परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश संपूर्ण परमाणु पर एक समान रूप से वितरित होते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इस एक समान वितरण में ही जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस एक समान वितरण में ही जुड़े हुए होते हैं। यह प्रतिरूप द्रव्य की पतली पन्नी द्वारा अल्फा कणों के अधिकतम कोण पर प्रकीर्णन को समझाने में असमर्थ रहता है। पूछा जा सकता है थॉमसन के परमाणु मॉडल की जो सीमाएं थी वो क्या है, या इसकी जो विफलता है वो क्या है। तो वो ये है कि यह प्रतिरूप द्रव्य की पतली पन्नी द्वारा अल्फा कणों के अधिकतम कोण पर प्रकीर्णन को समझाने में असमर्थ रहा था। फिर आगे हम बात करें बेटा जी, तो अगला आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट रदरफोर्ड का प्रतिरूप, जिसको अपन नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें तो किसी परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश परमाणु के क्षेत्र के अंदर ही संग्रहित रहते हैं। यह संग्रहण परमाणु नाभिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि रदरफोर्ड ने बोला कि किसी परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान है वो या पूरा का पूरा जो धनावेश है वो परमाणु के क्षेत्र के अंदर ही संग्रहित होता है, और यह जो संग्रहण है ये परमाणु का नाभिक कहलाता है। इन्होंने बोला कि जो नाभिक है वहीं पर इसका अधिकतम द्रव्यमान है और वहीं पर क्या है, धनावेश है संपूर्ण, और उसी को नाम नाभिक भी बोल दिया। फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में उनके मध्य लगने वाले विद्युत अन्योन्य बल के कारण चक्कर लगाते हैं। पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस वजह से चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाता है बेटा जी, वर्ताकार कक्षाओं में उनके मध्य लगने वाले विद्युत अन्योन्य बल के कारण चक्कर लगाते हैं। फिर इसके अनुसार त्वरितकरण परमाणु के अंदर सर्पिलाकार गति करता हुआ अंत में नाभिक के अंदर गिर जाता है, जो कि परमाणु में नहीं होता है। इस मॉडल द्वारा इसे नहीं समझा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था या इसकी सीमाएं क्या है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो सर्किलाकार पथ पर गति करता है। वो धीरे धीरे गति करता करता नाभिक में अंदर आकर गिर जाता है। इसको समझाने में रदरफोर्ड भाई साहब असमर्थ रहे कि क्यों गिरता है। क्लियर बात। तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। फिर अपना आता है बोहर परमाणु प्रतिरूप। इसमें बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में कुछ स्वैच्छिक स्थितियां शामिल करते हुए इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया था कि रदरफोर्ड ने जो कुछ गलतियां छोड़ दी थी या कुछ कमियां रह गई थी, बोहर ने उनको कंप्लीट किया। कैसे? इसने कुछ स्वैच्छिक अपने हिसाब से कुछ स्थितियां बनाई और शामिल करते हुए इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया। ये शर्तें इसकी परिकल्पनाएं कहलाती हैं। उनको अपन रदरफोर्ड की परिकल्पनाएं कहते हैं। रदरफोर्ड की परिकल्पनाओं से ही सवाल पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट परिकल्पनाएं इसकी, ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करें तो ये है स्थायी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता है। सबसे पहली जो परिकल्पना ये है कि स्थायी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता है। दूसरा, स्थायी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्थायी कक्षा, स्टेबल ऑर्बिट की बात करें, स्थायी कक्षा क्या है इसको ध्यान से समझे। स्थायी कक्षा वह कक्षा होती है बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात mvr बराबर n/nh
2 पाई। n की वैल्यू 1 2 3 कहां तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाता है तो कोणीय संवेग ही 0 हो जाएगा, तो फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन तभी कर सकता है जब वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करे। ऊर्जा का अवशोषण कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। और उत्सर्जन की बात करें, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ इलेक्ट्रॉन चले तो उस समय में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। सिर्फ ये दो ही स्थितियां हैं, अन्यथा नहीं हो सकता है। फिर उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा न्यू आवर्ती के प्रकाश के फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, ये जो अपन बात कर रहे हैं, उत्सर्जित या अवशोषित जो ऊर्जा है वो फोटोनों के रूप में उत्सर्जित होती है या फोटोनों के रूप में ही अवशोषित होती है। इन फोटोनों की जो आवर्ती है उसको न्यू बोलेंगे, और इनकी ऊर्जा की बात करें बेटा तो V बराबर एच न्यू, जिसको अपन एच सी अपॉन लेमड़ा भी कह देंगे। इसको हम लास्ट लेक्चर में जान लिए थे बेटा जी, इसका हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़े थे। फिर आगे अपन बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए कुछ बातें समझते हैं। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। तो फिर अपन बात करें कोणीय संवेग कि एनवी कक्षा में कोणीय संवेग कितना हो सकता है, तो कोणीय संवेग तो हमेशा h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। भाई हमने अभी पढ़ा, बोर ने बोला था कि किसी जो स्थायी कक्षा की बात कर रहे थे तो वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h बटा 2 पाई का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। फिर यहां से अगर अपन बात करें तो एनवी कक्षा का कोणीय संवेग NH अपॉन 2 पाई। फिर यहां पर आ गया है वर्ताकार कक्षीय त्रिज्या कि एनवा जो वर्ताकार कक्ष है उसकी त्रिज्या क्या होगी बेटा, तो वो होती है 0.529 एंगस्ट्रम गुणा एन स्क्वायर। यहां से अपन कह सकते हैं कि हमें ये जो आर मिला है बेटा, इस आर के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, आर के बारे में हम बात कर सकते हैं, आर के बारे में बेटा हम बात कर सकते हैं कि ये ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर ये जो आर है ये डायरेक्टली समानुपाती होती है किसके, एन स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे कक्षा बदलती जाएगी वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्लियर। फिर एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है बेटा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा एन स्क्वायर होती है। मतलब ऊर्जा की बात करें तो ये ई एन समानुपाती 1 बटा एन स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जो ऊर्जा है वो समानुपाती होती है 1 बटा एन स्क्वायर, कह दो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एन स्क्वायर के। तो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है जो कि इसके बंद अवस्था में होने की इंगित करता है। ये जो हमारे पास में ऊर्जा है ये ऋणात्मक क्यों है, ये ऋणात्मक हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधित अवस्था में है, नाभिक के साथ बांध के रखा है, जुड़ा हुआ है। तो जो बंधन ऊर्जा है वो आ जाएगी माइनस EN, जो इसकी ऊर्जा है वो ये आ जाएगी 13.6 EV बटा एन स्क्वायर। बात क्लियर है, ये इसकी बंधन ऊर्जा आ जाएगी बेटा। फिर आगे अपन बात करें कि एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने में, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने में उत्सर्जित ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो वो जो होती है वो हो जाएगा हमारे पास में, मान लो कि N1 कक्ष से, यहां पर अपन बात कर लेंगे N1 कक्ष से N2 कक्षा में, N2 कक्षा में जाने में जो ऊर्जा है वो EN2 माइनस EN1 हो जाएगा। और ये डेल्टा E अपने को मिलेगा बेटा कितना, डेल्टा E मिलेगा हमको 13.6 EV गुणा 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर। यहां से अपन डेल्टा E बराबर H न्यू बोलते हैं। न्यू यहां पर उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की आवर्ती को बताता है। फिर 1 बटा लेमड़ा तरंग संख्या है। तरंग संख्या क्या है, 1 बटा लेमड़ा मतलब इकाई लंबाई 1 मीटर में तरंगों की संख्या। 1 मीटर या इकाई लंबाई में तरंगों की जो कुल संख्या है बेटा उसी को अपन 1 बटा लेमड़ा कहते हैं। इसको अपन वेव में भी पढ़े थे। तो यहां से हमारे पास में ये आ जाएगा बराबर R 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस 1 बटा N2 स्क्वायर, जहां R रिडबर्ग नियतांक है। हाइड्रोजन के लिए इस रिडबर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है बेटा ये 1.097 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स होता है। क्लियर, इसको अपने को ध्यान रखना है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हमने बोल दी है, सिंपल बातें थी कि एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने पर कितनी ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित हो सकती है। तो हमने लिख दिया है, ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास में ऊर्जा की बात करें तो H न्यू है, 1 बटा लेमड़ा तरंग संख्या है जो हमें इकाई लंबाई या 1 मीटर में
कुल तरंगों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। क्लियर बात। फिर आगे हम बात करें बेटा जी, तो हमारे पास में आ जाता है हाइड्रोजन सदृश परमाणु जेड परमाणु क्रमांक वाले तत्व के लिए, कि हाइड्रोजन के जैसे ही परमाणुओं के लिए या जेड की कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक जेड है, उसके लिए हमारे पास में बोहर त्रिज्या बटा जेड इंटू एन स्क्वायर, तो उसकी जो त्रिज्या है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। बात क्लियर है। तो 0.529 एंगस्ट्रम गुणा एन स्क्वायर बटा जेड। फिर आगे अपन बात करें तो ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान रखने का है। फिर आगे अपन बात करें रिडबर्ग नियतांक आर जेड, तो आर जेड स्क्वायर परमाणु क्रमांक जेड वाले तत्व के लिए रिडबर्ग नियतांक। क्लियर बात। तो आर तो क्या है, हाइड्रोजन के लिए आर जेड बराबर हम लिख रहे हैं आर इंटू जेड स्क्वायर। ये आर है बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिडबर्ग नियतांक, हाइड्रोजन का रिडबर्ग नियतांक। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस जेड स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, तो उस परमाणु क्रमांक का जो भी अपन तत्व लेते हैं उसका रिडबर्ग नियतांक देखने को मिलेगा। जेड यहां पर परमाणु क्रमांक है, सिंपल सी कहानी। फिर आगे बात करें तो हमारे पास में यदि नाभिक की गति पर भी विचार किया जाए तो m को म्यू से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जहां म्यू इलेक्ट्रॉन नाभिक निकाय का सामान्य द्रव्यमान m इंटू एम बटा एम प्लस एम आ जाएगा, और इस स्थिति में जो ऊर्जा है वो कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगी। यदि नाभिक की गति पर भी विचार किया जाए तो अपन जो द्रव्यमान है उसको म्यू से प्रतिस्थापित कर देते हैं, और म्यू क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक निकाय का सामान्य द्रव्यमान है, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा। बात क्लियर है। और ये हमारे पास में इसकी ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाता है। फिर अगर आप आगे देखें तो बेटा हमारे पास में अगला आता है स्पेक्ट्रमी श्रेणियां। स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की अगर बात करें तो हमारे पास में लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी 1, 2, देखिए लाइमन, बामन, पासन, ब्रैकेट, ये कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हमने यहाँ पर लिखी है। फिर हमारे पास में आ जाएगी एक पुंड श्रेणी, तो हमारे पास में लाइमन, बामन, पासन और पुंड, और एक आती है हमारे पास में ब्रैकेट श्रेणी। तो इस तरीके से ये कुछ स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हैं। ये क्या होती है क्या नहीं होती है, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं बेटा। तो यहां पर देखिएगा लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी के लिए जो निम्नतम कक्षा है वो n बराबर 1, मतलब पहली कक्षा जब n बराबर 1 होगा तो इसको अपन इसकी निम्नतम कक्षा कह देते हैं बेटा। फिर यहां से पराबैंगनी क्षेत्र की बात करें तो जो हमें आवर्ती दिख रही है बेटा वो r इंटू 1 बटा 1 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 का स्क्वायर, जहां पर n2 की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होगी। बात क्लियर है। फिर बामर श्रेणी की बात करें बेटा, बामर श्रेणी के लिए भी अपन क्लियरली देख पा रहे हैं निम्नतम कक्षा n बराबर 2 हो जाएगी। लाइमन श्रेणी के लिए निम्नतम कक्षा के लिए n का मान जो है वो 1 के बराबर होगा, और बामर श्रेणी की अगर बात करें बेटा जी तो n का जो मान होगा वो 2 होगा, तो ये इसकी निम्नतम कक्षा कहलाएगी। बात क्लियर है। और दृश्य क्षेत्र की अगर अपन बात करें, इसमें जो दृश्य क्षेत्र है वो न्यू बराबर r इंटू 1 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, जहां पर n2 की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा 2 से ज्यादा रहेगी। फिर पासन श्रेणी की बात करें तो पासन श्रेणी के लिए बेटा जी जो निम्नतम कक्षा है वो n बराबर 3 पर मिलेगी। अवरक्त क्षेत्र के समीप न्यू बराबर r 1 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, जहां पर n2 की वैल्यू हमेशा 3 से ज्यादा। ब्रैकेट श्रेणी के लिए निम्नतम कक्षा n बराबर 4। अवरक्त क्षेत्र के मतलब ये अपने को इसकी कंडीशन दी जाएगी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और एक n बराबर 5 आ जाएगा अपने पास में, जहां अपन पुंड पढ़ेंगे। तो पुंड श्रेणी के लिए निम्नतम कक्षा ये हो जाएगी, और उसके लिए हमारे पास में अवरक्त क्षेत्र से दूर। क्लियर बात। फिर आगे अपन बात करें तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं n बराबर 1 के लिए जो निम्नतम कक्षा है जहां पर n बराबर 1 होगा बेटा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी हो जाएगा। फिर यहां क्या आ जाएगा, बामर। क्लियर। फिर आ जाएगा पासन, फिर आ जाएगा हमारे पास में ब्रैकेट, और फिर आ जाएगा बेटा जी पुंड। बात क्लियर है। इसके साथ में हम देखें तो उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए n2 का जो मान है वो n1 प्लस 1 है। कि यहां पर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला लिख लेता हूं न्यू बार का, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, r 1 बटा
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर है? जहां पर n2 की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही रहनी है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर बात? अब लाइमन की बात करेंगे तो n बराबर 1, बामर की बात करें तो n बराबर 2, ऐसे अपन n की वैल्यूज लिखते जाएंगे और n2 का जो मान है वो हमेशा n1 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? n1 प्लस 1 तो ये अल्फा रेखा, n1 प्लस 2 कर देंगे तो बीटा रेखा हो जाएगी और n1 प्लस 3 कर देंगे तो अल्फा रेखा हो जाएगी। क्लियर बात? फिर जहां n1 निम्नतम कक्षा को इंडिकेट करता है, जैसे अगर अपन बामर की बात करें तो बामर के लिए निम्नतम कक्षा कितनी होती है? 2 होती है, जिसको मैंने n1 बोल दिया। तो n2 की बात करें, यहां पर अल्फा रेखा की बात करें तो n1 प्लस 1 बोले तो 2 प्लस 1 मतलब n2 बराबर 3। बामर के लिए क्या हो जाएगी? अल्फा रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? बामर के लिए अल्फा रेखा को ये इंडिकेट करता है। तो ये बेसिक से 3-4 सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, ये सारी चीजें हमें याद करनी है। फिर अपन बात करें कुल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की, तो कुल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की बात करें कि यदि n1 बराबर n से n2 बराबर 1 तक के लिए कि किसी भी अपन कुल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, उत्सर्जन कब होगा? जब अपन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की तरफ आ रहे हैं। तो जब अपन उच्च कक्षा से कहीं n बराबर 1 पर आ रहे हैं तो हमारे लिए स्पेक्ट्रम रेखाएं जो बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी? n-1/2। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेंगे, मान लो अपन n बराबर 4 से n बराबर 1 की तरफ आ रहे हैं तो कुल कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं? तो n की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1/2, ये आ गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना? 6। बात क्लियर है? 6 हमारे पास में स्पेक्ट्रम रेखाएं बन जाएगी। फिर यदि n1 बराबर n से अपन n2 बराबर m तक के लिए बात करें तो ये n माइनस m प्लस 1, देखिए ये क्या है? n माइनस m प्लस 1/2, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? इसकी कुल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाएं। फिर बात करें कुल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखाओं की बात करें तो ये तो अपने पास में हमने वही चीजें हैं सारी, ऐसे कैसे रिपीट हो गई हैं, इनको अपन मिटा लेते हैं यहां से ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। क्लियर बात? ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें परमाणु का उत्तेजन विभव, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है बेटा, परमाणु का उत्तेजन विभव। इसकी अगर अपन बात करें कि जब n1 से n2 क्वांटम संक्रमण के लिए उत्तेजन विभव की बात कर रहे हैं कि जब n1 से n2 क्वांटम संक्रमण के लिए उत्तेजन विभव क्या हो जाएगा, तो वो बात करें तो बेटा वो ये है हमारे पास में कि n2 कक्ष की ऊर्जा में से n1 कक्ष की ऊर्जा को माइनस करके इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है उससे भाग दे देंगे अपन। क्लियर बात? तो ये हमारे पास में बेसिकली अपन बात करें तो En2 माइनस En1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बोले तो ये अपन लेकर आ सकते हैं, या QE बोल सकता हूं मैं इसको कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। क्लियर? फिर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा की बात करें तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं बेटा। तो यह वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, केमिस्ट्री में भी तुमने सीखा होगा, बाकी यहाँ पर अपन बता देते हैं कि यह वह ऊर्जा है जो हमें इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने में काम में ली जाती है। हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की बात करें बेटा तो ये हो जाती है हमारे पास में, ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 0 माइनस 13.6, तो कितना आ जाएगा ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। फिर आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। यह विभवांतर है जो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गतिशील होने के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छे से समझिए, आयनन ऊर्जा तो वो है जो किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसको अपन आयनन ऊर्जा कहते हैं। फिर आयनन विभव की बात करें तो ये एक्चुअली में विभवांतर है, कौन सा, तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए गतिशील होने के लिए आवश्यक है। बात क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस En बटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्लियर? फिर अगर आप बात करें आगे तो हमारे पास में आ जाएगा बेटा एक्स किरणें, कि एक्स रेज क्या होती है। एक्स किरणें की बात करें बेसिकली ये अपन पढ़ने जा रहे हैं एक्स रेज। एक्स रेज की बात करें तो उच्च परमाणु भार तथा उच्च गलनांक बिंदु वाले लक्ष्य पर अत्यधिक उच्च इलेक्ट्रॉन की बमबारी द्वारा एक्स किरणों का उत्पादन होता है। सबसे पहला ही सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि एक्स रेज का या एक्स किरणों का उत्पादन कैसे होता है, तो बहुत बेसिक सा इसका आंसर है कि उच्च परमाणु भार तथा उच्च गलनांक वाले बिंदु वाले लक्ष्य पर
अत्यधिक उच्च इलेक्ट्रॉनों की बमबारी द्वारा कैसे उत्पादन कर सकते हैं कि किसी उच्च परमाणु भार या उच्च विभव या देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं अपन, उच्च परमाणु भार तथा उच्च गलनांक बिंदु वाले किसी लक्ष्य पर यदि हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को दाग दें या इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रवाहित कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, एक्स किरणों का उत्पादन होगा। फिर अपन बात करते हैं लघु तरंगे। लघु तरंगे कौन सी है, 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम जिनकी वेवलेंथ हो जाए लैम्बडा हो जाए, वो लघु तरंगदैर्ध्य हैं। और विद्युत चुंबकीय विकिरण, जब किसी धात्विक एनोड पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बौछार की जाती है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। बहुत अच्छे से समझ लिए। एक और आया हमारे पास में कि जब किसी धात्विक एनोड पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाए, ध्यान से सुनिए कि जब किसी धात्विक एनोड पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी या वर्षा करवाई जाए तो क्या होता है, हमारे पास में एक्स किरणें बनती है। क्लियर बात। फिर बात करें यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि यदि किसी एनोड का अपन विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र बदल दे तो क्या वहां पर एक्स किरणें प्रभावित होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं होती है। क्लियर बात। तो यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उत्पन्न करती है। और अभिलाक्षणिक समीकरण जो है वो ये है, EV बराबर H म्यू, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V त्वरित विभव है और V न्यू M एक्स किरण उत्सर्जन के लिए अधिकतम आवर्ती की संख्या है। क्लियर, ध्यान होना चाहिए। फिर बात करें हमारे पास में एक्स किरणों की, बात करें ये लैम्बडा है और यहाँ पर ये इनकी तीव्रता है। तो ये इनका कुछ ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर बात। तो एक्स किरणों की तीव्रता लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अंतक तरंगदैर्ध्य या न्यूनतम तरंगदैर्ध्य लैम्बडा मिनिमम जो होती है बेटा वो ये आ जाती है, पिछले चैप्टर में भी देखे थे। और V नली पर आरोपित विभवांतर वोल्ट में है। और इलेक्ट्रॉनों के मंदन के कारण सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनों के मंदन के कारण कैसा स्पेक्ट्रम अपने को प्राप्त होगा, तो आंसर होना चाहिए हमारा सतत स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। फिर आगे अपन बात करें अभिलाक्षणिक एक्स किरणें, इनके अभिलाक्षणिक बात करते हैं। तो के अल्फा के लिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिया गया है, ये है के अल्फा और ये दिया गया है के बीटा। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये वाला स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और ये है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। बात क्लियर है। लैम्बडा m यहाँ पर इनकी अधिकतम तरंगदैर्ध्य ये जो दी गई है अंतक तरंगदैर्ध्य। क्लियर बात, ये तरंगदैर्ध्य आ जाएगी। तो यहां से अपन बात करें बेटा, ये जो के अल्फा है, के अल्फा के लिए लैम्बडा बराबर HC बटा EK माइनस EL और के बीटा के लिए लैम्बडा बराबर HC बटा EL माइनस EM। साथ में अपन बात करें अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के लिए मोजले का नियम, एक साइंटिस्ट हुए थे मोजले, उन्होंने बोला कि अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो अभिलाक्षणिक रेखा की आवृत्ति की बात करें तो वो अंडर रूट न्यू बराबर A इंटू जेड माइनस बी, ये हमारे पास में इनकी आवर्ती हो जाती है, जहां A B एक नियतांक है और के अल्फा के लिए B की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर होती है। जेड परमाणु क्रमांक है और न्यू यहाँ पर अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम की आवर्ती है, बी परिरक्षण नियतांक है। के श्रेणी के लिए बी बराबर 1 तथा एल श्रेणी के लिए बी बराबर क्या होता है 7.4 और ए क्या है यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक हो जाता है। फिर आगे देखें बेटा, तो अपने पास में आता है अंतिम बोर मॉडल की अपन बात कर रहे थे। तो बोर मॉडल में अगर देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के लिए, बोर मॉडल किसके लिए है, एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के लिए ऊर्जा की बात करें तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आवर्ती की बात करें तो RC जेड स्क्वायर और यह आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर 1 लैम्बडा तरंग संख्या, 1 लैम्बडा क्या है बेटा, तरंग संख्या, ये है तरंग संख्या और ये है आवृत्ति। बात क्लियर है। ये फॉर्मूले हैं इसके सीधे सीधे सिंपल। और मोजले संशोधन की बात करें तो अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए मोजले ने संशोधन किया बोर के मॉडल में, क्योंकि बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए था और ये है अधिक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के लिए। तो ऊर्जा इस तरीके से आ गई, यहाँ पर 13.6 जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर बात। फिर आता है बेटा इंपोर्टेंट एक्स कणों का विवर्तन, जिसमें ब्रेग ने एक तरंग सिद्धांत दिया था। तो ब्रेग ने तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की। ब्रेग के अनुसार यहाँ पर हमारे पास में ये आपतित तरंग है और ये
जाने वाली तरंग है। क्लियर, ये हमारे पास में इसका कोण है और ये दूरी डी दी गई है। क्या होती है दूरियां, क्या नहीं होती है, समझेंगे अभी। बाकी ये जो ब्रेग समीकरण है ये है 2d sin थीटा बराबर n लेमडा। देख लेते हैं क्या होता है ये। d यहां पर हमारे पास में जालक नियतांक है या जालक नियतांक अथवा समीपस्थ परमाणु तलों के बीच की दूरी है। कि दो परमाणु तलों के बीच की दूरी, ये एक परमाणु तल है, ये दूसरा परमाणु तल है, इनके बीच की ये जो दूरी है बेटा, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं। क्लियर बात। फिर थीटा यहाँ पर ब्रेक कोण या पृष्ठ स्पर्शीय कोण है, फाई विवर्तन कोण है जो कि n बराबर 1 2 3। क्लियर बात। अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए साइन थीटा बराबर 1 होना चाहिए, n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, अतः लेमडा मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2d, क्योंकि 2d साइन थीटा बराबर n लेमडा, n की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाए तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए हमारे पास में। थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो हमें ये मैक्सिमम मिलने लगेगा। और यदि लेमडा ग्रेटर देन 2d तो विवर्तन संभव ही नहीं है, अर्थात ब्रेग समीकरण का हल संभव नहीं है कि 2d से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू एक ही हो सकती है। क्लियर बात। फिर अपन बात करें बंधन ऊर्जा माइनस कुल यांत्रिक ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है बेटा वो c बटा 137 गुणा n, जहां पर c प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। साथ में श्रेणी सीमा से तात्पर्य क्या है, उस श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य से होता है। क्लियर बात। फिर आगे देखें बेटा नाभिकीय संघट्य। नाभिकीय संघट्य की बात करें तो हम सांकेतिक रूप से नाभिकीय संघट्य या अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यहाँ पर x a b y। देखिए a प्रघातीकरण है, x क्या है हमारे पास में विरामावस्था में है, तो हमें y प्लस b मिलेगा। नाभिकीय संगठन की बात कर रहे हैं अपन, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में निम्न संरक्षण नियमों का पालन होता है। सबसे पहले संवेग संरक्षण, दूसरा आवेश का संरक्षण, तीसरा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। पता होना चाहिए कि आवेश हमेशा संरक्षित रहेगा, संवेग भी हमेशा संरक्षित रहेगा और द्रव्यमान ऊर्जा भी हमेशा संरक्षित रहेगी। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए x प्लस वाई a प्लस एक्स y प्लस b, ये k1 k2 ये k3 k4। क्लियर बात, ये इनके नियतांक हो गए हैं। फिर बात करें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के लिए, ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण की अपन बात कर रहे हैं। फिर बाद में अपन किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा अभिक्रिया ऊर्जा Q मान कहलाती है, और Q मान की बात करें तो k3 प्लस k4 माइनस k1 प्लस k2। क्लियर बात, ये आंसर आ जाएगा। और यदि Q धनात्मक है तो ऊर्जा मुक्त होती है तथा क्रिया कारकों की तुलना में उत्पाद अधिकतम स्थायी होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए। और यदि Q ऋणात्मक है तो ऊर्जा अवशोषित होती है तथा क्रिया कारकों की तुलना में उत्पाद कम स्थायी होते हैं। पूछा जा सकता है ऐसे के ऐसे। क्लियर बात। तो Q बराबर समेशन ऑफ BE प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ BE रिएक्टेंट हो जाएगा हमारे पास में बंधन ऊर्जा। क्लियर बात। फिर नाभिकीय विखंडन की बात करें तो 1938 में होर्न व स्ट्रॉसमैन द्वारा जब किसी भारी नाभिक पर किसी कण की बमबारी की जाती है तो यह दो या अधिक हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, वह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना को ही अपन नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान सती होती है, वही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे A प्लस बी मध्यवर्ती उत्तेजित नाभिक, तो B प्लस सी प्लस Q यहाँ पर। क्लियर। फिर आगे अपन बात कर लेंगे बेटा नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन देख लिए कि एक नाभिक के टुकड़े हो गए। अब नाभिकीय संलयन में जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों को संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक में परिवर्तन की अवधारणा को अपन नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे A प्लस बी बराबर सी प्लस Q ऊर्जा। क्लियर। A और B मिलकर C बना दिए, तो उत्पाद C का स्थायित्व प्रयुक्त A व B के स्थितित्व से अधिक होता है। क्लियर। तो ये इनके द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं अपन कि मतलब इन दोनों का जो द्रव्यमान है डेफिनेटली इससे ज्यादा हो गया है। तथा द्रव्यमान सती की बात करें तो ये द्रव्यमान सती कितना द्रव्यमान सती हो जाती है और उत्पन्न ऊर्जा ये आ जाएगी। क्लियर बात। फिर आगे हम देखें बेटा तो हमारे पास में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, और इसके बाद में हमारे दो चैप्टर और बचते हैं बेटा। क्लियर बात। और उनको भी अपन बहुत अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे, दिल से करेंगे बेटा। तो जल्दी हमारी ये माइंड मैप सीरीज खत्म होने वाली है बेटा। लेकिन माइंड मैप सीरीज खत्म हो रही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा क्या तुमने सीखा है इस पूरी माइंड मैप सीरीज में, तुमने कितना इसको अपने लिए यूजफुल बनाया है, वो चीज मैटर करती है बेटा। हर एक चीज तुम्हें डिटेल से बताई गई है, सारे फॉर्मूले तुम्हें बताए गए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए बेटा, और एग्जाम के समय बहुत मददगार होगी तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।